नमस्कार संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग संस्कृत की कक्षा लेकर के आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट की वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाली है और जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो संस्कृत होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो आज से हम लोग संस्कृत की नई कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो संस्कृत विषय है बच्चा, संस्कृत विषय यूपी टेट में आता है और एस्टेट अर्थात सुपर टेट में भी आता है और सी टेट में भी आता है और अदर स्टेट की जो टीचिंग भर्ती एग्जाम है उनमें सब में जो है सेकंड भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत का सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, तो यूपी टेट में जैसा कि आप लोगों को पता होगा 30 नंबर का सिलेबस आपका आता है, एस टेट में 10 नंबर का और सी टेट में भी 30 नंबर का। संस्कृत भाषा जो है हमारी द्वितीय भाषा के रूप में पूछी जाती है और ये हमारे लिए वैकल्पिक विषय के रूप में आता है। तो आज हम लोग जो हैं यहीं से स्टार्ट करेंगे कि संस्कृत के अंदर होता क्या है, प्रश्न कहाँ से बनता है, कैसे स्टार्ट होगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले मैं जो बात करने जा रहा हूं कि संस्कृत शब्द हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या आता है, संस्कृत व्याकरण आती है। क्या आती है? संस्कृत व्याकरण आती है। देखिए इसका बंटवारा कर लीजिए, तो संस्कृत व्याकरण का जो बंटवारा है समझिएगा। संस्कृत व्याकरण में पहला शब्द बच्चा लिखा हुआ है संस्कृत लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? संस्कृत लिखा हुआ है। संस्कृत है क्या? तो संस्कृत जो है सम प्लस क्री और प्लस ता। देखिए इतने चीजों से मिलकर के क्या बना है, संस्कृत शब्द बना है, जिसमें सम क्या है, उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? धातु है। क्री क्या है? धातु है। और ता क्या है बच्चा? यहाँ पर प्रत्यय है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो संस्कृत है वो है क्या। तो संस्कृत शब्द जो है वो सम उपसर्ग क्री धातु और ता प्रत्यय से मिलकर के बना होता है। देखिए यहाँ पर धातु के ऊपर ये जो गणित में आप लोग पढ़ते हैं अंडर रूट, उसका निशान लगा होता है। इस चिन्ह को बेटा कहा जाता है धातु चिन्ह। क्या कहते हैं? धातु चिन्ह कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी धातु के ऊपर यदि ये लगा है तो जान जाइएगा, किसी भी शब्द के ऊपर लगा है तो वो क्या है? धातु है। ठीक, अब बात कर ले कि संस्कृत क्या है। तो संस्कृत हमारी क्या है? एक भाषा है। संस्कृत क्या है? भाषा। कैसी है? इसको हम देव भाषा कहते हैं। देवों की भाषा है। कौन सी? संस्कृत है। और देवों की भाषा है इसलिए संस्कृत क्या है? शुद्ध है। देवों की भाषा है इसलिए क्या है? शुद्ध है। और शुद्ध है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परिनिष्ठित भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हैं। तो संस्कृत कैसी है? परिनिष्ठित भाषा है, एक शुद्ध भाषा है, एक परिमार्जित भाषा है जिसके द्वारा हमारे चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए संस्कृत की बात हो गई। अब देखिए संस्कृत शब्द में ये सम उपसर्ग हो गया, ये क्री धातु हो गई, ये ता प्रत्यय हो गया। अब ये जो सा बचता है, जो ये आधा शा है, ये बेटा क्या है? सुट है। ये क्या है? सुट है। और इसको
आता है, ये क्या हो जाता है? आता है, अर्थात आगम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। सुट का आगम हो जाता है। अब दूसरी बात कर लें व्याकरण शब्द की। तो व्याकरण शब्द जो बनता है बेटा, वी और आंग उपसर्ग, वी और आंग उपसर्ग के साथ मिलकर के बनता है। व्याकरण में क्वेश्चन पूछेगा व्याकरण शब्द में कौन से उपसर्ग हैं? तो वी और आंग उपसर्ग हैं। कौन सी धातु है? क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री धातु है। कौन सा प्रत्यय है? तो ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बच्चा? ल्युट प्रत्यय है। समझ में आया? व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? वी और आंग उपसर्ग हैं। व्याकरण में कौन सी धातु है? क्री धातु है। ठीक है, तो ये हो गया इन दो शब्दों का परिचय संस्कृत और व्याकरण का, जो हमको हमारा सिलेबस है संस्कृत व्याकरण, जिसको हमें पढ़ना है। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि व्याकरण जो हमको पढ़नी है वो कितने भाग में पढ़नी है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा इसका। ठीक है, हाँ, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण में पढ़ना क्या क्या है। हमने आपको संस्कृत और व्याकरण का परिचय बताया कि संस्कृत और व्याकरण में होता, संस्कृत और व्याकरण बना कैसे। अब संस्कृत व्याकरण के अंदर आएगा क्या क्या, हमें वो पढ़ना है। चलिए देखिए जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत को और व्याकरण को पूरे को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है वैदिक संस्कृत में और दूसरा बांटा गया है बच्चा लौकिक संस्कृत में। किसमें? लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत को फिर दो भागों में बांट दिया गया। यहां से समझिएगा, अभी हम संस्कृत का वर्गीकरण कर रहे हैं केवल। तो वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया। तो ये कौन कौन से दो भाग हो गए बच्चा? वैदिक संस्कृत साहित्य और वैदिक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। इसी प्रकार से बच्चा जो लौकिक संस्कृत है, इनको भी दो भाग में बांटा गया, लौकिक संस्कृत साहित्य और लौकिक संस्कृत व्याकरण। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में आता क्या है। तो देखिए, जो हमने बताया कि यूपी टेट जो है आपका, यूपी टेट कितने नंबर का आना है? 30 नंबर की संस्कृत आपकी आएगी। उस 30 नंबर में संस्कृत में आएगा क्या क्या, कहां कहां से आएगा? देखिए, वैदिक साहित्य से जो बेटा आता है 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है। आपसे वेद पूछेगा, कौन सा सबसे पुराना वेद है, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, इनकी संख्याएं वगैरह, और इनसे जो प्रेरित ग्रंथ हैं उनके बारे में पूछ लेता है। वैदिक व्याकरण से यूपी टेट में प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, अब बात करने लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य से भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपका बनता है। और वैदिक व्याकरण में आपके 25 से लेकर के 27 नंबर तक का जो प्रश्न बनता है वो वैदिक लौकिक व्याकरण से ही बनता है, जिसको हम लोग आज के समय में संस्कृत व्याकरण के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक बच्चा, तो इतना नोट कर लिया। अब समझिए, नोट कर लीजिए इसको।
हाँ, तो नोट करने के बाद अब समझिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो पहले जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से जो आता है वो हमको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ये जो 1 और 2 नंबर का सिलेबस है इसको हम बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? लौकिक व्याकरण से करेंगे। किससे करेंगे? लौकिक व्याकरण से करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत व्याकरण कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आएगा? व्याकरण से आएगा। तो जो संस्कृत व्याकरण है उसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार का। पहला टॉपिक व्याकरण का क्या है? वर्ण विचार का। देखिए, हमको संस्कृत के वर्ण विचार पढ़ने, तो सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण को हम क्या कहते हैं बच्चा? ध्वनि कहते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि है, जो मुख से उच्चारित है। मुख से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, मुख से उच्चारित ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछेगा आपसे कि संस्कृत व्याकरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो याद रखिएगा, वर्णों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। संस्कृत व्याकरण में कितनी संख्या है वर्णों की? 42 होती है। कितने भेदों में बांटे जाते हैं? तो वर्ण के बेटा 2 भेद हो जाते हैं। एक वर्ण बट जाता है अच में और दूसरे वर्ण बट जाते हैं कहाँ? हल में। कहाँ बट जाते हैं? हल में। तो अच को ही बेटा क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, और हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो संस्कृत में हमको अच पढ़ने हैं और हल पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि अच की। हाँ, अच की। अच अर्थात स्वर। अच अर्थात स्वर। तो प्रश्न की बात आती है तो सबसे पहले अच की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, अच क्या है? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, या हम कह लें स्वयं उच्चार्यन्ते। उच्चार्यन्ते अर्थात बच्चा क्या हो जाएगा? अर्थात हो जाएगा जो स्वयं उच्चारित होते हैं वे क्या हैं? स्वर हैं, अर्थात अच हैं। जो स्वयं उच्चारित हों, जो स्वयं उच्चारित हों वे क्या हैं? अच हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अच। अर्थात जिनके उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वे क्या हैं? अच कहलाते हैं। दूसरी बात यहाँ से पूछेगा कि अचों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न आपसे पूछ लेगा संस्कृत व्याकरण में अचों की कितनी संख्या है? तो याद रखिएगा, संस्कृत व्याकरण के अंदर जो अच हैं वो कितने हैं? 9 होते हैं। ठीक, कौन कौन से 9 होते हैं? तो समझिएगा, आ ई उ री ए आए ओ आओ। ये 9 प्रकार के
क्या होते हैं, अच होते हैं। कहाँ पर, संस्कृत व्याकरण में। ठीक है, अब इन अचों को बांटा जाता है, इन अचों को नाम दिया जाता है। संस्कृत में कोई भी चीज होगी, कोई भी शब्द लिखा है तो उसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। तो इनके जो नाम दिए गए, किस सूत्र से बच्चा दिए गए, तो कहा गया उकालो, उकालो झई, उकालो झई, स्वा, उकालो झई स्वा दीर्घ प्लुतः, अर्थात इनके नाम क्या क्या हो गए, क्या क्या हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो गए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो गए। जो अच हैं ये कितने हैं, ह्रस्व हैं, दीर्घ हैं और प्लुत हैं। किस सूत्र के माध्यम से, उकालो झई स्व दीर्घ प्लुतः सूत्र से। ठीक है, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम अचों का वर्गीकरण और विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। देखिए इनको जो है और भी नाम दिए गए। इसके लिए कहा गया क्या, जो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हैं उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया एकमात्रिक ह्रस्व, एकमात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घः, त्रिमात्रस्तु प्लुतः च, चार्धमात्रिकम, च अर्धमात्रिकम व्यंजनम। समझ में आया बच्चा कि एक मात्रिक ह्रस्व हो, ह्रस्व कैसे हैं, एक मात्रिक हैं, ह्रस्व के क्या नाम है, एक मात्रिक है। द्विमात्रिक दीर्घ अर्थात दीर्घ स्वरों को क्या कहा, द्विमात्रा वाला कहा है। और प्लुत कितनी मात्रा का है, त्रिमात्रस्तु प्लुतः। चा अर्धमात्रिकम अर्थात व्यंजन की कितनी मात्रा होती है संस्कृत में, आधी मात्रा होती है। समझ में आ गया, ये मात्रा हो गई। अब बात कर लें कि कौन कौन से ह्रस्व हैं, कौन कौन से ह्रस्व हैं, ह्रस्व स्वर, कौन कौन से स्वर ह्रस्व हैं। तो देखिए हमने अभी बताया आपको ह्रस्व कौन है, जिनमें एक मात्रा का समय लगे वो क्या है, ह्रस्व हैं। तो संस्कृत में ह्रस्व कितने हैं, आ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ण क्या हैं, ह्रस्व हैं। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, दीर्घ। ठीक है, या इन्हीं को बांटा गया किसमें, संयुक्त में। तो याद रखिएगा 5 चले गए, बच्चे कितने, 4, ए, ऐ, ओ, आओ। आपसे क्वेश्चन पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, संयुक्त स्वर कितने हैं, संयुक्त अच कितने हैं, 4 हैं, ए, ऐ, ओ, आओ। ह्रस्व स्वर कितने हैं, 5 हैं, आ, ई, उ, री, ली, री और री। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न पूछेगा कि
किस वर्ण का दीर्घ नहीं होता? दीर्घ वर्ण नहीं होता। तो याद रखिएगा जो ली वर्ण है इसका दीर्घ वर्ण नहीं होता है संस्कृत में। दूसरा प्रश्न यहां से पूछेगा किस वर्ण का ह्रस्व नहीं होता? तो क्या हो जाएगा आंसर? संयुक्त स्वरों का। संयुक्त स्वरों का, संयुक्त स्वरों का। देखो इनका जो है ह्रस्व नहीं होता, ये स्वयं में क्या है? दीर्घ है। ठीक है, स्वयं में क्या है बच्चा? दीर्घ है, इसलिए इनका ह्रस्व नहीं होता। ये दो प्रश्न यहां से बन जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और हैं इसमें, जैसे कि प्रश्न आपसे और पूछ लेगा, कहेगा मात्रा क्या है? तो मात्रा क्या है? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला जो समय है वो क्या होता है बच्चा? मात्रा कहलाता है। एक प्रश्न और आपसे हम पूछते हैं कि मात्रा काल क्या है? मात्रा काल क्या है? तो मात्रा काल जो होता है वो क्या होता है? पलक झपकने में, पलक झपकने में लगने वाला समय, लगने वाला समय। मतलब एक पलक झपकने में जितना समय लगता है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। और जो स्वरों के उच्चारण में समय लगे उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो ये स्वर का वर्गीकरण हो गया। ठीक, अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक, हाँ, तो अब हम चलते हैं कहाँ पर? अच पढ़ लिए। अच के बाद हमको क्या पढ़ना है? हल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हल पढ़ना है। तो हल कितने हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाँ, तो हम कहाँ अच पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? हल पढ़ेंगे, अर्थात हलंत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हलंत वर्ण पढ़ेंगे। देखो हलंत वर्ण पढ़ेंगे। इनकी परिभाषा बच्चा कही जाती है। क्या परिभाषा कही जाती है? हमने आपको बताया कि संस्कृत में हलंत को ही क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसलिए कहा गया अनवग इति व्यंजनम। अनवग इति व्यंजनम, अर्थात जिनके उच्चारण में, अर्थात जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में किसी, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए
वे क्या है बच्चा, हलंत कहलाते हैं या व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न बनेगा कि संस्कृत व्याकरण में हलंत वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा कितनी है, 33 होती है। हलंत कितने हैं, 33। अच कितने हैं, 9। टोटल कितने हो गए, 42। 33 कौन कौन से हैं, इनको बांट लेते हैं। तो जो 33 का बंटवारा किया गया, 33 का बंटवारा ऐसे किया गया है 3 भाग में। समझिएगा, पहले वालों को कहा गया है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण क्या कहा गया, स्पर्श वर्ण या स्पर्श व्यंजन, ठीक। दूसरे को कहा गया है, जल्दी से बताएं, दूसरे को क्या कहा गया है, दूसरे वालों को कहा गया है, क्या कहा गया है, अंतस्थ वर्ण। क्या कहा गया है, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण कहा गया है। और तीसरे वालों को क्या कहा गया है, ऊष्म कहा गया। क्या कहा गया, ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन कहा गया। बात समझ में आई। 33 में क्या है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अंतस्थ की संख्या कितनी है, 4 है। और ऊष्म की संख्या कितनी है, 4 है। तो ये आपके हल हो जाते हैं संस्कृत व्याकरण में, कितने, 33 हो जाते हैं, ठीक। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से 33 में कौन कौन से हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है, ठीक। चलिए इनको क्या क्या कहा जाता है। तो देखिए, पहले जो थे स्पर्श वर्ण, स्पर्श व्यंजन। देखिए, संस्कृत के व्याकरण में बहुत कुछ है, लेकिन हमको कंपटीशन देना है, इसलिए हम सिर्फ उतना आपको बताते चल रहे हैं, उतना लिखाते चल रहे हैं जिससे आपका एग्जाम निकल जाए, जिससे आप पेपर को अच्छे से 30 में 30 नंबर ले आवे, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए संस्कृत में कहा गया कि स्पर्श व्यंजन के लिए कहा गया कादयो, कादयो मावशाना, मावशाना स्पर्शः, कादयो मावशाना स्पर्शः कहा गया। क्या सूत्र कहा गया, कादयो मवशाना स्पर्शः, अर्थात बच्चा का से लेकर के मा वर्ण तक जो व्यंजन हैं वे क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। कादियो मावशाना मतलब का आदि में हो, जिसके आदि अर्थात प्रारंभ में हो, जिसके प्रारंभ में आदि में क्या है, का है। और अवसान मतलब बाद में, कहाँ तक, माँ तक। का से लेकर के माँ तक जो वर्ण है वे क्या है बेटा, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आई। तो कौन कौन से हो जाएंगे, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढाणा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। ये 25 व्यंजन की क्या कहलाते हैं बेटा, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब स्पर्श की परिभाषा यदि हम लोग पढ़ें, स्पर्श की परिभाषा, स्पर्श क्या है, तो परिभाषा होती है जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है वे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। चलिए जान गए। दूसरा कौन सा था हमारा, अंतस्थ व्यंजन। कौन से थे, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ के लिए संस्कृत में क्या कहा गया, यणो अंतस्थः। क्या कहा गया, यणो अंतस्थः।
यणो अंतस्थः, ठीक है। तो देखिए यहां पर संधि होकर के ये ऐसे भी लिखा जाता है यणो अंतस्थः, समझिएगा। तो क्या है कि जो यण प्रत्याहार है, यण क्या है बेटा, एक प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वे क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। यण प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ। और अंतस्थ में कौन कौन से हैं, तो या, वा, रा और ला, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, आपके अंतस्थ कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। तीसरा जो हल है, तीसरे जो व्यंजन हैं वो क्या हैं, स्पर्श हैं, नहीं स्पर्श नहीं, ऊष्म हैं। स्पर्श तो हम लोग पढ़ लिए, ऊष्म वर्ण हैं। कौन से हैं, ऊष्म हैं। तो ऊष्म के लिए कहा गया सलह ऊष्माणः, सलह ऊष्माणः, अर्थात कहा गया जो सल हैं, सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार के वर्ण क्या कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो देखिए श, स और स और हा, ये जो वर्ण हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया। तो 33 में कौन कौन से, का से लेकर के मा तक 25 वर्ण क्या हैं, कादियो मवसाना स्पर्शः से 25 स्पर्श हैं, यणो अंतस्थः से 4 अंतस्थ हैं और सलह ऊष्माणा से 4 ऊष्म हैं। तो ये हो गए टोटल आपके कितने, 42 वर्ण। 9 33 आपके व्यंजन हो गए, हल हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक यू।